नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर 3 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हिंदी में से तुलनात्मक राजनीति भी कहते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। अपनी स्क्रीन पर आप अपने यूट्यूब चैनल यूनिमार्क क्लासेस का लोगो देख सकते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको नॉलेज से ज्यादा पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जैसा इसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो आपको जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरीज आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जो कुछ आता है, नॉर्मल पॉलिटिक्स के बारे में आपको जो कुछ भी आता है, ये सारी नॉलेज इसके अंदर आपकी आ जाएगी। आपको कंपेयर करना है इसके अंदर। हर चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बात किस किस लोगों ने की है और जिन जिन लोगों ने की है उनके आपस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं, इसी बात को यहाँ पर कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी, तो आप कहोगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हॉब्स ने दी, लॉक ने दी, रूसो ने दी। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको करना क्या होगा, इन तीनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, यही आपको बताना पड़ेगा। अब आते हैं, आपको सीधा सिलेबस के ऊपर लेके चलते हैं। सिलेबस ये जो लिखा हुआ है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर, सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशन। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहां से आना कंपलसरी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, कभी भी चैप्टर नंबर 1 किसी भी बुक का रहे, आप ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो वहां से आएगा ही आएगा। पहले चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2, अब कंपैरेटिव अप्रोचेस और मेथड्स। कंपैरेटिव जो अप्रोचेस आई, ये दुनिया में लेकर के कौन आया? बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई सारी की सारी। अमेरिकन जो थिंकर्स थे वही सबके सब लेकर के आए। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जिसके आने के सबसे ज्यादा चांस है, वो है डेविड ईस्टन की थ्योरी। ठीक है, तो डेविड ईस्टन ने कौन सी दी थी? सिस्टम थ्योरी। तो डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी। स्ट्रक्चरल फंक्शन ये किसने दी थी? गैब्रियल आलमंड ने दी थी ये थ्योरी। तो आपको ये पता होने चाहिए, दो चार छोटे छोटे नाम है फॉर एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इसके अंदर सिस्टम थ्योरी हो गई, गैब्रियल आलमंड। चैप्टर नंबर 3 में आप जब जाएंगे तो पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो थ्योरी आई, पॉलिटिकल इकोनॉमी की थ्योरी एडम स्मिथ ने दी। उसके बाद डिपेंडेंसी की थ्योरी समीर अमीन ने दी। आप कह सकते हो उसके अंदर आंद्रे गुडर फ्रैंक का भी नाम ले सकते हो। वर्ल्ड सिस्टम की जो थ्योरीज आई, ये सारी थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड पहले जो 3 चैप्टर है ना, ये इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर पहले 3 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, मान लो एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन है, 5 में से अगर आपको 3 आते हैं तो मान के चलो आप कि आपका 60% सिलेबस तो यहीं से कवर हो गया। ले दे के आपको 2 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर आपको पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, वो है यूनिट नंबर 7, ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट्स। ग्लोबलाइजेशन दुनिया में कैसे आई और कैसे इसने स्टेट्स की पावर को रिड्यूस कर दिया। स्टेट को सेफ तो किया, कई मामले में इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है, लेकिन कैसे ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट की जो अपनी पावर थी, जो उसकी सोवर्जिनिटी थी, उसको लिमिटाइज कर दिया है। उसको कम से कम जगह पे, वैश्वीकरण ने उसको कम से कम जगह में समेट दिया है। जैसे दुनिया में पहले जो देश थे वो क्या करते थे, जो मन कर रहा है फैसला ले रहे हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अब जैसे वैश्वीकरण आ गया, वैश्वीकरण ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बना दी हैं, तो उनके दबाव, हम कुछ करते हैं तो हम सोचते हैं यूनाइटेड नेशन वाले में हमारे खिलाफ कोई बैन ना लग जाए, या फिर ऐसा ना हो जाए कि ह्यूमन राइट्स का हम कहीं वायोलेशन कर दें, ये सारी बातें ना आ जाए। और मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इसी से रिलेटेड आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर कि ग्लोबलाइजेशन और स्टेट में कैसा रिलेशन आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट की। ये सेम टू सेम चैप्टर नंबर 7 अगर आपने पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 7 और 9 ये लगभग लगभग सेम चैप्टर है। ठीक है, तो अगर एक को पढ़ रखा है, दूसरे को आप एक ओवरव्यू भी डाल देंगे, समरी भी पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा काफी कुछ और आप इसका आंसर लिख पाएंगे। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नेशनलिज्म, नेशनलिज्म और इसकी अप्रोचेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और नेशनलिज्म से क्वेश्चन आजकल बिल्कुल ट्रेंडिंग में है, तो पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। ठीक है, स्टेट बिल्डिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राज्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ पूरी दुनिया में। राजा महाराजा हुआ करते थे, धीरे धीरे राजा गिरने लग गए और संविधान हर देश में आने लग गया। अब संविधान भी कई बार आया था, लेकिन कई बार राजा संविधान अपने हिसाब से बना दिया करते थे, लेकिन आज दुनिया के हम कह सकते हैं अधिकतर देशों में संविधान का राज है। ठीक है, तो ये पहले 15 चैप्टर है, उनमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं। सेकंड बुक में अंदर अगर आप आओगे
तो आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं, मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। मिलिट्री इन पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि पॉलिटिक्स के अंदर मिलिट्री का कैसे यूज किया जाता है। जैसे आप पाकिस्तान को देख सकते हो, ठीक है, आज तक वहां पे कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने अपना टेन्योर पूरा कर लिया हो। जैसे वो टेन्योर के बीच में तभी मिलिट्री वहां तख्ता पलट कर देती है, कूप कर देती है, ठीक है। म्यांमार का लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने ही है। तो कहीं कहीं पे मिलिट्री पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा हावी है। इंदिरा गांधी ने भी मिलिट्री का यूज करने की कोशिश की थी, ऐसा कहा जाता है कई पुस्तकों में, लेकिन उस वक्त मिलिट्री ने मना कर दिया तो इमरजेंसी को हटाना पड़ गया। तो कहने का मतलब यह कि मिलिट्री का पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमेशा से ही। कई देशों में तो बहुत खुल के रोल सामने आ जाता है, कई देशों में पर्दे के पीछे ये रोल रहता है, ठीक है। फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 22। पार्टी एंड पार्टी सिस्टम बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पार्टीज क्या होती हैं, पार्टीज क्या करती हैं, कितने तरह की पार्टीज होती हैं, पार्टी सिस्टम क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि हर जगह पर क्या होता है, पार्टीज अलग अलग होती है। हमारा देश है, हमारे देश में तो मतलब जिसका मन कर रहा है वही नेता बन रहा है, सबकी अपनी अपनी पार्टी हो रही है, ठीक है। लेकिन हर देश ऐसा नहीं होता, हमारा मल्टी पार्टी देश है। आप अगर अमेरिका में चले जाते हो, अमेरिका में दो ही पार्टी है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। आप इंग्लैंड में चले जाओगे, दो ही पार्टी है, या तो कंजर्वेटिव है या तो लेबर है। आप अगर चाइना में चले जाओगे तो वहां दो पार्टी भी नहीं, वहां तो एक ही पार्टी है, सीपीसी है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, पूरी दुनिया इस पार्ट में डिवाइडेड होती है। कहीं पर वन पार्टी सिस्टम होता है, कहीं पर टू पार्टी सिस्टम होता है, कहीं पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो आपको इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये सिस्टम का मतलब क्या होता है, कितनी कितनी तरह के होते हैं। मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया, बाकी डिटेल में आप इस चैप्टर को देख सकते हो। उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है, जेंडर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है आजकल, ठीक है। जेंडर इक्वालिटीज को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर फेमिनिज्म वगैरह कुछ पढ़ रखा है तो वो आंसर आपके यहाँ बहुत काम आने वाला है कि जेंडर इनक्वालिटीज को लेकर के उनके क्या विचार थे, वो कैसे कैसे इक्वालिटी लाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेंडर इक्वालिटीज में सिर्फ फेमिनिस्ट के सामने एक ही प्रॉब्लम है। दरअसल में दुनिया में क्या होता है कि जब कोई जेंडर की प्रॉब्लम आती है कभी भी, तो वो क्या होता है, अलग अलग एरियाज में आ जाती है, वर्क के फील्ड में अलग होती है। जैसे अमेरिका की जो वुमेन होगी, कोई महिला होगी, तो उसकी समस्याएं कुछ अलग होंगी। सऊदी अरब की जो महिलाएं, उसकी चिंता, उनकी समस्याएं कुछ अलग होंगी। जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में ईरान की महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, किसके लिए, कि हम अपनी पसंद के कपड़े पहन सकें, लाइक हमें हिजाब नहीं पहनना, जिसको पहनना है वो पहने, जिसको नहीं पहनना है वो नहीं पहने, वो अपनी पसंद के कपड़ों के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है। अमेरिका में महिलाएं किस लिए प्रोटेस्ट करती हैं, वो कहती है हमको सेम पे स्केल मिलना चाहिए। तो एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर भी क्या होता है, एक ही प्रॉब्लम पॉलिटिकल साइंस में, जैसे उसका एनवायरनमेंट बदलता है, जैसे उसकी जगह बदलती है, वैसे उसके टॉपिक भी बदल जाते हैं, सब टॉपिक्स बदल जाते हैं। यही नॉलेज अगर आपके पास है तो आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, पॉलिटिकल साइंस कोई नॉर्मल साइंस तो है नहीं, लेकिन नॉर्मल साइंस में क्या होता है, जैसे न्यूटन के 3 लॉ हो गए, तो न्यूटन के 3 लॉ चाहे अमेरिका में पढ़ो, चाहे इंडिया में पढ़ो, चाहे सऊदी अरब में पढ़ो, चाहे पाकिस्तान में पढ़ो, पाकिस्तान की गारंटी नहीं है, बाकी सब जगह तो क्या होते हैं, जैसे ही होते हैं लगभग। लेकिन जब आप किसी पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक की बात करते हो, लाइक इक्वालिटीज की बात कर रहे हो, तो इक्वालिटी का मतलब अमेरिका में इक्वालिटी का मतलब अलग होता है, इंडिया में इक्वालिटी का मतलब अलग होता है, सऊदी अरब में इक्वालिटी का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, यहीं पर साइंस से थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि एनवायरमेंट के साथ क्या कर लेती है, अपने आप को चेंज कर लेती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको करना क्या है, इन्हीं सारे एनवायरमेंट को कंपेयर करना आना चाहिए। तो जेंडर का क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए, एनवायरमेंट का क्वेश्चन भी ऐसे ही पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको मैंने पार्टी सिस्टम का एग्जांपल देके बताया, हर देश में अलग अलग तरह का पार्टी सिस्टम होता है, कोई कहीं से अडॉप्ट करता है, कोई कहीं से अडॉप्ट कर लेता है, तो अपने अपने हिसाब से इसका आंसर देना है। उसके बाद आपको ये ह्यूमन राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन राइट्स में आप बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे सकते हो, हर जगह पे अलग अलग जगह की तरह की ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। जैसे इंडिया में ह्यूमन राइट्स यहाँ पे ह्यूमन राइट वॉल्यूशन किसके खिलाफ होता है, यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स जो है वो माइनॉरिटीज हैं, SC ST कम्युनिटी है, वुमेन्स हैं, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। यही चीज अगर आप यूरोपियन जगह पे चले जाओगे तो वहां पर क्या है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट चलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप इराक में चले जाओगे और सीरिया में चले जाओगे तो वहां पर आपको शिया, सुन्नी, कुर्द ऐसे शब्द सुनने को मिल जाएंगे। तो आपको मैंने कहा कि आपकी नॉलेज इस बारे में पूरी दुनिया को कंपेयर करना है, आपकी नॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी टॉपिक के बारे में कैसी है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस चैप्टर को करने के लिए, इस बुक के सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, पहले 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, खासतौर डेविड ईस्टन की थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं, गैब्रियल आलमेंट की थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं, समीर अमीन को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आंद्रे गुडरफेरेंट को पढ़ लेते हैं, और वर्ल्ड सिस्टम जिन्होंने लिखा था इनेमुल वॉलरस्ट्रीम, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं
तो मेरे ख्याल से एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही आ जाएंगे। आपको अपना टारगेट हिट करके चलना है। आपका टारगेट क्या है? एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स अगर आप पढ़ लेंगे, इसके सिग्निफिकेंस, इसके नेचर और इसके इवोल्यूशन से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा और चैप्टर नंबर 3 मिल गए। बचे हुए अगर आप नीचे जाओगे तो नेशनलिज्म हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन अगर आप पढ़, टेररिज्म हो गया और जेंडर इक्वलिटी हो गई। ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं कि आपने अगर पॉलिटिकल थ्योरीज में भी इन सबको पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अगर आपने इस सारे टॉपिक्स पहली बार सुने, आपको लग रहा है मैंने तो नाम ही नहीं सुना, मैं एक दिन में कैफे डेविड ईस्टन की थ्योरी करूंगा, मैं गैब्रियल आल्टमैन को कैसे पढ़ूंगा एक दिन में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए, हम इसमें आपको बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए और वीडियोस लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिटेल में आप आंसर कैसे लिख सकते हो, वो टॉपिक क्या होते हैं, डेविड ईस्टन की थ्योरी क्या है, जेंडर इक्वलिटीज का रिलेशन कंपैरेटिव कैसे किया जा सकता है, ठीक है, नेशनलिज्म की क्या क्या अप्रोच आई है और कैसे कैसे इनके बीच में आपस में कंपैरिजन हुआ है। दुनिया भर का नेशनलिज्म में ऐसा नहीं होता। तो ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आज का टॉपिक। ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको मैंने सर्कल कर दिया, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ना ही है, किसी भी हालत में इनको छोड़ नहीं सकते। नजर तो देखिए सब पे ही मारनी है, लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, हमें देखना है हमारे पास समय कितना है, तो अपने टाइम और अपनी एबिलिटी दोनों को कोऑर्डिनेट करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है, हम कितना मिनिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसके ऊपर हमको ध्यान लगाना है और इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।